मंथन करंट अफेयर्स मैगजीन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अभी हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले इसे आप पहले जिस भाषा में मैं समझाता हूँ पहले आप समझिए, उसके बाद इसे लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे देखूँगा। ठीक है, चलिए समझिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। तो यह जो नीति है यह कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर लाई गई है। 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, ये बात आप ध्यान रखिए। जो 10+2 का जो मॉडल है, अभी हम लोग क्या करते हैं 10th पढ़ते हैं, उसके बाद 2 क्लास और 12th 10+2 का मॉडल चल रहा है, लेकिन इसके जगह पे 5+3+3+4 वाले मॉडल आएंगे, है ना। इसमें 5+3+3+4 के मॉडल की बात की गई है। और इसमें यह है कि इसमें सकल नामांकन अनुपात, उच्च संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26% अभी वर्तमान में है, इसे 50% करने की बात की गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात अभी 26 है, इसे 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इसमें 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग कराई जाएगी। वो 8 राज्य कौन सा है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे लाइन बाय लाइन, तो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और इसमें मैं आपको बता दूँ राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इसमें सांकेतिक भाषा को विषय का दर्जा दिया जाएगा। सांकेतिक भाषा में विषय का दर्जा देने से क्या होगा, हमारे समाज में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आँख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, उन्हें सांकेतिक भाषा, उन्हें शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो सांकेतिक भाषा को दर्जा दी जाएगी विषय का। इससे 3 लाख स्टूडेंट को हमारे देश में फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसमें शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की बात की गई है, इसमें गांव में प्ले स्कूल खोलने की बात की गई है। तो इन सारी बात पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति संग्रहित बताई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करने हेतु कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किस नीति को प्रतिस्थापित करा शिक्षा नीति 2020, तो 1986 को। किसके अनुशंसा पर, तो कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर। 10+2 का मॉडल था, शैक्षणिक मॉडल की जगह पर 5+3+3+4 प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाएगा। वर्तमान में हम लोग 10वां पढ़ते हैं, फिर इसका 2 क्लास और पढ़ते हैं तो 12th इसको इंटर कहा जाता है। लेकिन अब जो पैटर्न चलेगा 5वां क्लास तक, फिर 3 क्लास का एक पैटर्न चलेगा, फिर 3 क्लास का एक पैटर्न चलेगा, फिर 4 क्लास का पैटर्न चलेगा। तो इस प्रणाली को क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। मानव संसाधन विकास का मंत्रालय का नाम किसमें बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय के रूप में किया गया है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसके तहत उच्च शिक्षण जो संस्थान है उसमें सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने की बात की गई, ये लक्ष्य रखा गया है। स्नातक पाठ्यक्रम पर किस प्रकार का पैटर्न है, तो 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा दी जाएगी, 3 वर्ष तक स्नातक डिग्री प्रदान कर दी जाएगी, 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक, है ना, करवाया जाएगा। आगे देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर सकल उच्च शिक्षा हेतु एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। यह जो आयोग है इसमें किसे शामिल किया गया है, तो इसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके जितने सारे उच्च शिक्षा हैं इसके लिए एक निकाय के रूप में एक सिस्टम बनाई गई है ना। और उसका जो देखभाल करेगा, कौन सा आयोग करेगा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसे किसे छोड़ दिया गया है, तो चिकित्सा को और कानूनी शिक्षा को। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रमुख पहले क्या है, यूपी, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग कराई जाएगी। 8 राज्यों में इंजीनियरिंग जो कराई जाएगी वो मातृभाषा में कराई जाएगी। वो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। उत्तराखंड के विद्यार्थी तो हिंदी में ही होंगे, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करेंगे। चलिए आगे देखिए,
सांकेतिक भाषा को विषयों का दर्जा दिया जाएगा। 3 लाख स्टूडेंट को यहाँ पर फायदा होगा। सांकेतिक भाषा कैसे भाषा होते हैं, जो बहरे लोग हैं, है ना, जो कान से नहीं सुनते, जो आँख से नहीं देख सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कराया जाता है। तो इससे 3 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा। तो भारत सांकेतिक भाषा को विषय का दर्जा दिया जाएगा। छात्र इससे भाषा के तौर पर पढ़ पाएंगे। देश में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सांकेतिक भाषा की जरूरत होती है, इससे उनकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। आइए, निष्ठा 2.0, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निष्ठा 2.0 की बात की गई है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, है ना, निष्ठा 2.0 की बात की गई है। आपसे क्वेश्चन ऐसे बना देगा, निष्ठा 2.0 किस नीति में, है ना, किस नीति में निहित है? तो निष्ठा 2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित है। निष्ठा 2.0 में होता क्या है? तो इसमें शिक्षकों को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निष्ठा 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले 10 लाख शिक्षकों को तकनीकी आधारित से प्रशिक्षण, कुल 40 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 56 विषयों में 68 मॉड्यूल बनाए गए हैं। आगे देखें, योग्यता आधारित मूल्यांकन। सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5, 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा सत्र 2021-22 से ही शुरू है। 25,000 स्कूलों और 50 लाख विद्यार्थी को लाभ इससे मिलेगा। यानी कि 3, 5, 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन कराई जाएगी। ये 2021-22 से ही शुरू कर दी गई है। विद्या प्रवेश एक पहल है। विद्या प्रवेश पहल है। तो विद्या प्रवेश पहल से आप क्या समझते हैं? तो इसमें गाँव में प्ले स्कूल का निर्माण, गाँव में प्ले स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। विद्या प्रवेश का मतलब यह होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाया गया। प्ले आधारित स्कूल शिक्षा मॉडल के तहत विद्या प्रवेश योजना ग्रेड 1 से 3 महीने का कोर्स या अर्ली लर्निंग आउटकम पर आधारित होगा। अब प्ले स्कूल की अवधारणा गांव-गांव में पहुंचेगी। प्ले स्कूल क्या है, कैसे होते हैं? प्ले स्कूल 5 वर्ष से कम के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उसे प्ले स्कूल कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इससे छात्र एवं AI आधारित विषय व पढ़ाई के लिए बारे में जानकारी जान सकेंगे। यानी कि आजकल के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन सब पर भी बात की गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारा पॉलिसी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन। तो देखा जाए इसे, सहकारिता मंत्रालय का गठन। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। सहकारिता मंत्रालय बनाने की जिम्मेदारी किसे है? अमित शाह को दी गई। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखिए। जहाज रानी का नाम बदला गया है। नवंबर 2020 में जहाज रानी का नाम बदलकर अब पतन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया। आगे देखें। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के माध्यम से कर दिया गया है। भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन एवं दीव दादर नगर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या 8 हो गई है। तो किसे किसे मिलाया गया है? दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को एक में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया है। तो 9 थी, अब 8 हो गई केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन देखिए। अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्यों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के होने 31 अक्टूबर का प्रतीकात्मक महत्व है, इसलिए इस दिन को दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया है। ठीक है,
तो ये देख लेंगे भारत में प्रशासनिक और सांगठनिक परिवर्तन में ये सारे टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है नीति आयोग के सूचकांक देखिए, नीति आयोग के सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य भारत और भारत का सूचकांक। सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ